हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अथर्व जी के जीएस क्लासेज में। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत अभी तक 8 वीडियो आ चुके हैं। आज 9वां वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत की नदियां या अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अपवाह तंत्र कहते किसको हैं। तो अपवाह तंत्र का तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र की जल की प्रवाह प्रणाली से, अर्थात कि किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहा करके ले जा रही है, कौन सी नदियां उसको मुहाने तक पहुंचा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि नदी का उद्गम जहां से लेकर के हुआ वहां से लेकर के और मुहाने तक की स्थिति जो होती है वो उस पूरे नदी तंत्र का अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र का क्षेत्र जो है वो वहां की चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल और बहते हुए जल की मात्रा और बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। तो ये हो गया एक शॉर्ट अपवाह तंत्र के बारे में। अब हम लोग संपूर्ण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक ग्राफिंग के जरिए हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत की नदियों को किस प्रकार विभाजित किया गया है। इसके बाद एक एक करके हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे। तो भारतीय नदी प्रणाली जो है उसे सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी वो नदी होती है जिसका उद्गम हिमालयी क्षेत्र से होता है। हिमालयी नदी का निर्माण चूंकि ग्लेशियर से होता है इसीलिए हिमालयी नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदी जो है वो बरसाती नदी होती है और ये वर्षा के जल पर निर्भर होती है। इसीलिए वर्षा उपरांत जो है ये नदियां कुछ छोटी नदियां जो होती है वो सूख जाया करती है। तो मुख्य अंतर यही है कि हिमालयी नदी में सालों भर जल भरा रहता है और प्रायद्वीपीय नदी में बरसाती नदी है उसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। इसके बाद इस हिमालयी नदी को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र, इसके बाद दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदी आती है, गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में उसके ब्रह्मपुत्र के सारे सहायक नदियां जो है वो आती है। इन सारे के बारे में हम लोग एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती है वो सभी लगभग डेल्टा का निर्माण करती है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो मुख्य रूप से प्रमुख जो नदी है वो है नर्मदा और ताप्ती और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में महानदी, कावेरी, कृष्णा, वैगाई, ये सारी की सारी नदियां हैं। इसके बाद गंगा सबसे मुख्य नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो ये सारी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। तो अब सबसे पहले हम लोग हिमालयी नदी तंत्र की
पूरे विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसकी लंबाई भारत में केवल और केवल 1114 किलोमीटर के आसपास है। 1114 किलोमीटर क्षेत्र में ये भारत में बहती है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र की सबसे पश्चिमी नदी है। हम लोग ये देख रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील से होता है और ये मानसरोवर झील के पास जो है बोखरचू एक हिमनद है। बोखरचू हिमनद है, वहां से इसका उद्गम होता है, जो कि लगभग 4164 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 4164 मीटर क्षेत्र पर ऊंचाई पर ये स्थित है। यहाँ पर जब ये सिंधु नदी यहाँ पर कैलाश के मानसरोवर के निकट से निकलती है तो यहाँ पर इसे शेरमुख नाम दिया जाता है। शेरमुख। ये नदी उद्गम के साथ सिंध बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से बहते हुए ये अरब सागर में आकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। उससे पूर्व इसकी सहायक नदियां भी इससे आकर के मिलती है, जिसमें सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज है। तो सिंधु नदी का सबसे पहले देख लिए कि इसका उद्गम स्थल जो है वो कैलाश के मानसरोवर झील के निकट है, जिसे हम लोग बोखरचू के नाम से जानते हैं। बोखरचू के निकट से निकलती है, शेरमुख के नाम से वहां पर जाना जाता है और ये 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। इन सारे के बारे में हम लोग एक एक करके अब जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सतलज नदी के बारे में जानते हैं। ये है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास राकसताल झील है, वहां इसका उद्गम स्थल है। ये नदी आगे बढ़ते हुए भारत और तिब्बत की सीमा से होते हुए ये सिपकिला दर्रा के पास भारत में ये प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा में भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर ये बहती है। सिंधु नदी के समानांतर ये सतलज 400 किलोमीटर तक बहती रहती है समानांतर। इसके बाद यह रोपर में एक महाखड्ड का निर्माण करती है। यहाँ पर आकर के महाखड्ड से ये निकलती है और भारत में प्रवेश करने के बाद ये जो है इसके उत्तरी भाग में स्पीति नदी यहाँ से मिलती है। स्पीति नदी आकर के यहाँ पर मिल जाती है। सतलज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। यह इसी नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना चलाई गई है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। ये आगे चल करके यहाँ पर व्यास नदी से आकर मिल जाती है। व्यास नदी में आकर के मिल जाती है। यह हिमालय की श्रेणी को काट करके महाखड्ड का निर्माण करती है और लुधियाना जो है, पंजाब का लुधियाना, वो क्षेत्र जो है वो सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। अब ये हो गया सतलज नदी। एक बार फिर से रिपीट हम लोग करते हैं। उद्गम स्थल राकसताल झील, इसका मुहाना व्यास नदी में ये आकर के मिल जाती है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक ये सिंधु नदी के समानांतर बहती है और यहाँ पर भारत में प्रवेश करने के साथ ही इसमें स्पीति नदी आकर के मिलती है। सतलज नदी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसी नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। अब अगले नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है व्यास नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदी में हम लोग पहला देखें सतलज नदी और इसके बाद दूसरा है व्यास नदी।
व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलता है। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से ये नदी निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण, मतलब गहरे गड्ढे का निर्माण ये करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलज नदी में ये मिल जाती है। ये हरिके है, यहां पर आकर के सतलज नदी में ये मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी को परुसनी या इरावती नदी के नाम से पुराने समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जाना जाता था। यह सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी ये भी है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के निकट स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ये जो है आप यहाँ रोहतांग दर्रा यहाँ पर है, यहाँ से ये पश्चिम के क्षेत्र से रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है तथा ये चंबा घाटी होकर के बहती चली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच प्रवाहित होती है। तो ये जो है आपका रावी नदी चेनाब नदी में आकर के मिल जाता है। तो इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हो गया और इसका मुहाना जो है वो चेनाब नदी में है। चेनाब नदी में जाकर के ये आगे मिल जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेनाब नदी की। चेनाब की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसे सिंधु काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। अस्किनी चेनाब के नाम से जाना जाता था। यह सिंधु जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो चंद्र और भागा, ये चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। चंद्र और भागा के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में ये मिलती है। चंद्र और भागा जो है वो तांडी में आकर के मिल जाती है एक साथ, और जहां पर ये मिल जाती है वहां से इसे चेनाब के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में ये 1180 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। 1180 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। इसके बाद अगला है झेलम। अगला और लास्ट सिंधु की जो सहायक नदी है वो है झेलम। झेलम नदी जो है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपद क्षेत्र में स्थित है। वेरीनाग के निकट है शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से ये निकलती है। शेषनाग झील से ये निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक खड्ड का निर्माण करती है और पाकिस्तान में झांग के निकट यह जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ पर आकर के देखेंगे आप कि ये चेनाब से आकर के झेलम नदी मिल जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा नदी है जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। तो ये हो गया सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदी जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। पहला सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सिंधु की सहायक नदी में सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सतलज की हम लोग बात करते हैं तो यह पूर्ववर्ती नदी है और मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से निकलती है। यह 4555 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। सतलज जो है वो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना नहर तंत्र का निर्माण किया गया है तथा आगे चल करके यह सतलज नदी व्यास नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना जो है वो व्यास नदी हो गया। उद्गम स्थल मानसरोवर झील और मुहाना व्यास नदी।
इसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा है व्यास नदी। व्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है। ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरते हैं तथा धौलाधार श्रेणी में काती और लाड़गी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलज नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है रावी नदी। रावी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी होकर के गुजरती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले और चेनाब नदी में मिलने से पहले यह पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनी है। चंद्र और भागा जो है वो केलांग के निकट, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तांडी में आपस में मिल जाती है, इसीलिए इसे चंद्र भागा कहा जाता है। दोनों एक साथ मिल जाते हैं, इसीलिए इसे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये क्षेत्र जो है ये नदी जो है वो 1180 किलोमीटर क्षेत्र में भारत में बहती है। इसके बाद लास्ट हम लोगों ने देखा झेलम नदी। झेलम जो है सिंधु की एक सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और गुलर झील से बहते हुए गहरे खड्ड का निर्माण करती है और लास्ट में जाकर के पाकिस्तान में चांग के निकट ये जो है आकर के मिल जाती है चेनाब नदी से। किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है। तो ये सारा का सारा सिंधु नदी तंत्र है। अगले वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ साथ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो उपयोगी साबित होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।